मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड मार्च में सेकेंड शिफ्ट में आए हुए सीडीपी के क्वेश्चन। इसके पहले हमने सेकेंड एंड थर्ड मार्च को आए हुए सीडीपी के जो क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट में वो कंसल्ट किए हुए हैं। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट। एक छात्र को असाइनमेंट पूरा करने के लिए उसकी रुचि के 15 टॉपिक दिए जाते हैं, 15 टॉपिक्स दिए जाते हैं। ये उसकी किस अधिगम कार्य में वृद्धि करता है। ठीक है ना। एक टीचर ने एक छात्र को 15 टॉपिक्स दिए और कहा कि आप इनमें क्या है, आप क्या करिए, इसमें असाइनमेंट तैयार करिए। ठीक है ना। इससे छात्र की किस अधिगम कार्य में वृद्धि होना हमें ये बताना है। बौद्धिक होगी या व्यवहार होगा या भावुक होगी या सामाजिक। तो आपको पता है जब बच्चा क्या खुद से कोई कार्य करेगा, ठीक है ना, जब बच्चा खुद से कोई कार्य कर रहा है, खुद से असाइनमेंट तैयार कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा वहां पर उसके बौद्धिक स्तर में वृद्धि होगी। सेम क्वेश्चन पूछा गया था आपको थर्ड मार्च को, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हैं। बच्चों में महत्वपूर्ण सोच विकसित करने के लिए, बच्चों में महत्वपूर्ण सोच विकसित करने के लिए, ठीक है ना, शिक्षक को छात्रों को अत्यधिक देना चाहिए। क्या देना चाहिए? हमने यहाँ पे आंसर देखा था कि असाइनमेंट देना चाहिए। ठीक है ना। तो बच्चों में क्या होगा, अगर हम असाइनमेंट देते हैं तो उनकी जो महत्वपूर्ण सोच को क्या है, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ना। महत्वपूर्ण सोच की बात की जाए यानी कि उनके बौद्धिक स्तर को क्या है, विकसित किया जा सकता है। ठीक है ना। बच्चे क्या है, जब खुद से कोई कार्य करेंगे तो उनका क्या होगा, बौद्धिक स्तर बढ़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एडीएचडी बच्चों को कठिनाई होती है। जो एडीएचडी से ग्रसित बच्चे हैं उन्हें किस क्षेत्र में कठिनाई होती है, हमें इस चीज के बारे में बताना है। हमने इसको लेकर के भी डिस्कस किया हुआ था, आप देख सकते हैं। एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ध्यान अवधान सक्रियता विकार। ठीक है ना। इसमें 3 टाइप्स की क्या होती हैं, सिम्टम्स दिखाई देते हैं। फर्स्ट होते हैं बच्चे जो आपकी एकाग्रता की कमी होगी यानी कि ध्यान की कमी होगी, पुअर अटेंशन वाले होते हैं। अगर कोई बच्चा एडीएचडी से ग्रसित है तो उसमें क्या होगा, एकाग्रता यानी कि ध्यान की कमी होगी, पहला तो। सेकेंड, हाइपर एक्टिविटी होगी, अति क्रियाशीलता या अति सक्रियता होगी। ठीक है ना। अति सक्रियता कह सकते हैं आप कि अधिक चंचलता, एक जगह ना बैठना, इधर उधर आना जाना। ओके। थर्ड है आपका इम्पल्सिविटी होगी। इम्पल्सिविटी कहें तो आवेग होगा, चीजों को फेंक देना, जल्दी गुस्सा आना, चिड़चिड़ाना। ये सारी चीजें क्या है, ये आपके एडीएचडी से ग्रसित बच्चों के लक्षण हैं। तो यही चीज बताई जा रही है कि बच्चों को किस क्षेत्र में कठिनाई आती है। तो आपका यहाँ आंसर जो है उपर्युक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ध्यान देने में भी कठिनाई आ रही है, अति सक्रियता में भी कमी आ रही है, ठीक है ना, कठिनाई आ रही है। थर्ड आपका आवेग नियंत्रण में भी कठिनाई आ रही है। ठीक। नेक्स्ट अगर बात की जाती है, एक बुद्धि परीक्षण में एक 9 वर्ष की लड़की की उम्र क्या है, 9 वर्ष की। ठीक है ना। 9 वर्ष की एक लड़की की मानसिक उम्र 10 वर्ष है, यानी कि उसकी जो लड़का है उसकी जो एज है, ठीक है ना, वो उसकी एज है 9 वर्ष और उसकी जो मेंटल एज है, ठीक है ना, मानसिक आय है, वो है आपकी 10 वर्ष। तो वह है कि आईक्यू वर्गीकरण से संबंधित है। ठीक है ना। तो आपको ये जो सूत्र सभी को पता है, आईक्यू बराबर मेंटल एज बट्टे क्रॉनिकल एज इंटू 100। याद करने का ये जो वे है, आप इसको क्या है, आपको पता है एमए ऊपर आता है, यानी कि माँ हमेशा ऊपर आती है, तो इस बेस पे आप रख सकते हैं एमए ऊपर हमेशा। ठीक है ना। तो आपने जब इसको क्या है, मेंटल एज बटे क्रॉनिकल एज किया, मल्टीप्लाई 100 से किया, तो आपका यहाँ पे जो आंसर आया वो 111 के समथिंग आया। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्या होगा, श्रेष्ठ होगा, औसत होगा, प्रतिभाशाली होगा या मंदग्राही होगा, हमें ये बताना है। ठीक है ना। तो आपका बच्चा जो 90 से लेकर के 110, ठीक है ना, यानी कि 110 तक के रहते हैं, वो क्या होते हैं, आपके एवरेज कहलाते हैं। ठीक है ना। एवरेज के अंतर्गत आते हैं। अगर और भी अगर डिटेल में अगर हम डीप थोड़ी सा अगर और पूछे क्वेश्चन यहाँ पर, तो जैसे इसका आंसर 111 आ रहा था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसने एवरेज दिया है, इसलिए हम 111 को भी एवरेज के अंतर्गत ही रख देंगे। अगर मान लीजिए इसमें अगर एवरेज एंड हाई एवरेज दे देता, ओके, अगर यहाँ पे हाई एवरेज दे देता तो फिर आपको यहाँ पे आंसर हाई एवरेज लगाना होता, यानी कि आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे जो आपके हाई एवरेज यानी कि उच्च औसत वाले बच्चे हो जाते हैं। ठीक है ना। उच्च मानसिक औसत वाले बच्चे आपके 111 से लेकर के 119 तक चलते हैं। ठीक है ना, ये मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास का कौन सा सिद्धांत विकास में सामाजिक संबंधों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। वो कौन सा सिद्धांत है जो आपके सामाजिक संबंध भी बताता है, समाज को इंपोर्टेंस दे रहा है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए, वाइगोट्स्की है, पियाजे है, फ्रायड है, कोहलबर्ग है। यहाँ सभी जानते हैं कि वो हमारे कौन है, वाइगोट्स्की हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा कि जो बच्चे के विकास में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है इन्होंने, तो समाज को रिलेट किया है। ठीक है ना।
आपके बच्चे का जो भाषाई विकास हो रहा है समाज में रहकर हो रहा है, ठीक है ना। बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो भी समाज में रह करके सीख रहा है, ठीक है ना। समाज में रह करके ही उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो इन्होंने जो वाइगोत्स्की ने अपना जो सिद्धांत दिया है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसमें इन्होंने सारी चीजें डिफाइन की है। इवन इन्होंने समाज को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। बात की जाती है पियाजे की, तो सभी को पता है यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास आता है। फ्राइड की बात की जाती है, हमने कल ही बात की थी मनोविश्लेषणवाद की, ठीक है ना। तो आपके कोहल वर्ग की अगर बात की जाती है तो आपको पता है नैतिक वर्ग, ठीक है, नैतिक विकास। और आपका सूझ की सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कह सकते हैं आप, ठीक। इस तरीके के आपका आंसर जो होगा वो वाइगोत्स्की हो जाएंगे। इन्होंने समाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, ठीक है ना, हर चीज में समाज को रिलेट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, छात्रों को कक्षा में लोहे की धातु के उपयोग को सूचीबद्ध करने के लिए कहना। सूचीबद्ध करना, सूचीबद्ध करना यानी कि कुछ आपके क्या पॉइंट्स दिए हैं, आपको उनको क्रम से लगाना है, सूचीबद्ध करना है, ठीक है ना। तो सूचीबद्ध करने के लिए कहना, एक शिक्षक को यह जांचने में मदद करेगा कि छात्रों को में निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मक क्षमता है। एक टीचर ने कहा कि आप छात्रों से कि आप क्या करिए, लोहे की धातु के उपयोग जो भी हैं आप उन्हें क्रम से लिख दीजिए, ठीक है ना। आप क्रम से लिख दीजिए लाइन में। इससे क्या होगा, टीचर क्या समझ पाएगा, बच्चों के अंदर जो भी रचनात्मक क्षमता होगी कि किस तरीके की रचनात्मक क्षमता है ये समझ पाएगा। क्या वो लचीला वाली होगी, यानी मतलब लचीला यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना। मौलिकता है वहां पे उनकी जो रचनात्मक क्षमता है, या विस्तार है उनके अंतर्गत, या प्रवाह है। जब टीचर ने कहा कि आप उसे सूचीबद्ध करिए, आप उसे क्या करिए, सूचीबद्ध करिए, तो वहां पे क्या होगा, प्रवाह होगा। क्यों? क्योंकि अगर मौलिकता की बात की जाती तो मौलिकता हमेशा होती है आप जब नए नए विचारों को क्या कर रहे हैं, नए नए विचारों को क्रिएट कर रहे हैं, वहां पे आपके वो मौलिक विचार आते हैं, ठीक है ना। अगर बात की जाती है विस्तार की, जब किसी चीज को आप क्या है, छोटी सी चीज को आप जब उसे क्या थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके, मतलब बढ़ाने का मतलब आप थोड़ा सा और विस्तारित रूप से या डिटेल में बताएंगे तो वो विस्तार कहलाएगा। लचीलापन यानी कि आप चीजों को क्या कर सके, वहां पे तोड़ मरोड़ सके, या हम कह सकते हैं वहां पे चीजों को एडिट कर सके, ठीक है ना, इरेज कर सके, तो वो आपका लचीलापन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका जो प्रवाह है, तो आपकी यहाँ पे आएगी प्रवाह, ठीक है ना। सूचीबद्ध करना, किसी चीज को क्रम से लिखना, हमें क्या है फ्लुएंस में लिख रहे हैं तो वो क्या है आपका प्रवाह हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है आपका, मास्लो के प्रेरणा के पदानुक्रम में आवश्यक गति होनी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि जो मास्लो ने क्या प्रेरणा के पदानुक्रम के सिद्धांत दिए हैं उसमें जो गति है, जो क्रम है वो किस तरीके से है, ठीक है ना। क्या वो प्यार और अपनापन से सामाजिक आवश्यकता तक है, क्या वो आत्मविश्लेषण से सामाजिक आवश्यकता तक है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, क्या वो सुरक्षा आवश्यकता से आत्मविश्लेषण तक है, या फिर वो सामाजिक आवश्यकता से आत्मसिद्धि तक है। तो आपको यहाँ बताना है कि वो हमारा क्या है, सामाजिक आवश्यकता से आत्मसिद्धि तक है। क्यों? अगर आपने मैस्लोस ट्रायंगल पढ़ा होगा, मैस्लोस की जो आवश्यकता पदानुक्रम का जो सिद्धांत कहता है वो ये कहता है कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, ठीक है ना, क्रम से चलती हैं। सबसे पहले जो आपकी बेसिक आवश्यकताएं होती है जिन्हें हम आपकी सामाजिक आवश्यकताएं कह सकते हैं, वहां से स्टार्टिंग होकर के व्यक्ति सेल्फ सेटिस्फैक्शन यानी कि आत्मसिद्धि की स्टेज तक पहुंचता है, ठीक है ना। तो ये जो जाएगा वो क्रम से जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जाएगा। तो उनका सिद्धांत जो मैस्लोस ट्रायंगल है वो सामाजिक आवश्यकता से स्टार्ट होकर के आत्मसिद्धि तक जाता है, ठीक है ना। अगर सामाजिक आवश्यकता की बात की जाए तो वही है रोटी कपड़ा मकान, तो यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है ना, और लास्ट तक। तो आंसर आपका हो जाएगा 4th नंबर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, परामर्शदाता के लिए आवश्यक विशेषता का चयन करें। जो एक काउंसलर है उसके लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए, उसमें एक काउंसलर में कौन सी विशेषता होनी चाहिए, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ये बताना है। क्या वो एक अच्छा निर्णायक होना चाहिए, वो निर्णय कर सके आपका, ये होना चाहिए उसे विशेषता। क्या अभिमानी होना चाहिए, घमंडी होना चाहिए। क्या सहानुभूति परक होना चाहिए, कि मतलब आपके प्रति क्या है सहानुभूति रख रहा है, ठीक है ना। या फिर आपका 4th रक्षात्मक होना चाहिए, रक्षा करने वाला होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, परामर्शदाता मीन्स होता है जब आपकी क्या है, आपकी चीजों को, आपकी बातों को समझ सके और आपको क्या परामर्श दे सके, ठीक है ना। तो परामर्शदाता कैसा होना चाहिए, आपका सहानुभूति परक होना चाहिए, आपकी भावनाओं को क्या है समझ सके, ऐसा होना चाहिए परामर्शदाता, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर गर्भाशय के दौरान मां ने बड़ी मात्रा में शराब का सेवन किया है तो शिशु को क्या नुकसान होने की संभावना होती है, ठीक है ना।
क्या होगा इनमें से? तो इसका जो आंसर है आपका भ्रूण मध्य सिंड्रोम होगा। अब क्या कहलाता है ये आप ये समझ लीजिए। भ्रूण मध्य सिंड्रोम कहलाता है जब अगर माने क्या प्रेगनेंसी के दौरान अगर शराब पी हुई है, शराब का सेवन किया हुआ है, तो भ्रूण के जो अंग का जब निर्माण होगा तो उसमें विकृतियां आ जाएंगी। बच्चा उतना प्रॉपर नहीं डेवलप हो पाएगा कंपेयर टू अदर नॉर्मल बेबी, ठीक है ना। ये एब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना, ये असामान्य हो जाएगा, वहां पर विकृतियां होंगी इसके अंगों में, ठीक है ना। अगर बात की जाती है एग्जाम्पल जैसे इसमें दिया है, अपर लिप्स और नोज के बीच का जो शेप होता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा कई बच्चों के जो अपर लिप्स और नोज के बीच का जो शेप होता है, ठीक है ना, या तो वो क्या होता है फ्लैट हो जाता है, प्रॉपर शेप नहीं आ पाता है, ठीक है ना, तो ये इसी वजह से होता है। इस तरीके के क्या है कुछ आपके अंगों में क्या विकृतियां आ जाती है। और भी ऐसे अंग हैं, ठीक है ना। अगर बात की जाती है ऐसे बच्चे क्या होते हैं हाइपर एक्टिविटी से भी ग्रसित होते हैं, ADHD के भी शिकार हो जाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके के बच्चे। इसलिए क्या होता है जो आपका भ्रूण मध्य सिंड्रोम है इस पे फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे इसको, आपका जो आंसर है भ्रूण मध्य सिंड्रोम है। भ्रूण वापसी सिंड्रोम ये सिर्फ आपकी कंफ्यूजन वर्ड है, इनका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी बात की जा रही है छात्र के उद्दंड हो जाने की स्थिति में एक शिक्षक को किस रणनीति का उपयोग करना चाहिए। एक छात्र है अगर वो उद्दंड हो जाता है, ठीक है ना, छात्र क्या हो जाता है उद्दंड हो जाता है, तो शिक्षक क्या करे, किस रणनीति का उपयोग करें। क्या वो दंड का उपयोग करें, क्या वो कक्षा नियमों को छात्रों को याद दिलाए, है ना। थर्ड है आपका छात्रों के साथ वाद विवाद करे या आश्चर्यचकित कर देना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, यहाँ पर हमारा आंसर होगा सेकेंड, छात्र के सेकेंड होगा जो आपका कक्षा नियमों को छात्रों को याद दिलाए। यानी कि आपको बताना अगर बच्चा उत्पादी है या उद्दंडी है तो आपको बताना है कि हमारे जो क्लास के नियम और रूल्स हैं ये सारी चीजें क्या है आपको अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्लास का जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके से क्या होता है आपको अनुमति नहीं देता है, आप इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं कर सकते अंदर क्लास की। तो ये सारी चीजें आपको कक्षा नियमों को क्या है छात्रों को याद दिलाना है। ओके, थैंक यू टू ऑल।